Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan. I belong to Hadaf College, Peshawar. Today I will discuss full book test. Today I will discuss full book test which was conducted today in the morning session. The paper consists of three sections, section A, section B and section C. Now section A consists of multiple choice question MCQs, section B consists of short questions while section C consists of long questions. For section A, there are some compulsory instructions which each student must follow, otherwise they will lose precious marks. These instructions are: attempt this section on the MCQs answer sheet only. Number 2, use black ballpoint or marker for shading only one circle for correct option of a question. Number 3, no mark will be awarded for cutting, erasing, overwriting and multiple circle shading. Now we come to the MCQs. हम MCQs की तरफ आते हैं. MCQs में पहला MCQ है -1 raised to power 849 by 2. अब इस MCQ को अगर आप देखें तो इसको देख के बंदा स्टूडेंट फौरन घबरा जाता है कि इसकी पावर बहुत बड़ी है. तो उस पावर को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं कि -1 raised to power 849 by 2 को आप लिख सकते हो -1 raised to power 1 by 2 और 849 को हम बाहर ले जाते हैं. यहाँ पे ये देखें 849 को मैं बाहर ले गया हूँ, लेकिन आपको पता है कि -1 raised to power 1 by 2 किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू आयोटा. -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? आयोटा. तो ये अब आयोटा रेज टू पावर 849. फिर मसला है कि 849 फिर भी बड़ा नंबर है. नाउ यू नो दैट आयोटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1. आयोटा पावर 4 1 है. तो जब भी आप आयोटा के ऊपर कोई बड़ी से बड़ी पावर देखो तो घबराने की जरूरत नहीं है. आयोटा रेज टू पावर एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर आपके पास, कोई भी इंटीजर अगर आपको दिया हुआ है तो आपने पूरे इंटीजर को ना लें, आखिरी दो इंटीजर्स को लें. यानी यूनिट और 10 डिजिट. यहाँ पे कौन सा है? 49. 49 को आप 4 से डिवाइड करें. 49 को 4 से 12 4 आर 48. 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाता है? 1. तो इसका रूल ही ये है कि जो भी इसके ऊपर पावर हो, आखिरी दो डिजिट्स को लें और उसको 4 से डिवाइड करें. डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आए वो आयोटा पे लगाएं, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा. तो आंसर इज आयोटा रेज टू पावर 1. बात मेरी समझ गए ना? तो आयोटा की पावर n जब भी हो तो n बड़े से बड़ा नंबर हो, उसमें लास्ट टू डिजिट से जो नंबर बनता है उसे 4 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आए वो आयोटा के ऊपर लगाएं. आपको मजीद कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी. सेकेंड MCQ है द सोल्यूशन ऑफ z स्क्वायर -2z + 5 इज इक्वल टू 0 इज. तो इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को MCQs के लिहाज से सॉल्व करने का तो अपना तरीका है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस MCQ को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं. पहला तरीका तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसको सॉल्व करें और जो इन चारों में से एक ऑप्शन बीच में आ जाएगी, लेकिन वो मुश्किल मेथड है. क्वाड्रेटिक वो लंबा मेथड पड़ता है, हमें शॉर्टकट चाहिए. सेकंड मेथड, ये जो इस कलर में मैंने लिखा हुआ है, इस कलर का नाम क्या है? पिंक है. चलिए पिंक ही कह देते हैं इसको. वह लड़कियों को पता होता है, मुझे कलर्स की इतनी पहचान नहीं है. बहरहाल ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अगर आपको सम और प्रोडक्ट दी हो रूट्स की तो ये होता है x² - sx + p = 0. आप लोगों ने मैट्रिक में हाल ही में पढ़ के आए थे पहले. तो x² - s से मुराद सम ऑफ रूट्स, p से मुराद
प्रोडक्ट ऑफ रूट। एक और चीज़ आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी है कि जो भी कम्प्लेक्स रूट्स होती हैं वो अकेली कभी भी नहीं रहते, वो हमेशा कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स की फॉर्म में रहती, कॉन्जुगेट्स की फॉर्म में रहती हैं। अगर एक 1 माइनस 3 आयोटा है तो दूसरी लाजमन होगी 1 प्लस 3 आयोटा, अगर एक 1 प्लस 2 आयोटा है तो दूसरा 1 माइनस 2 आयोटा। ये हमेशा हम कॉन्जुगेट्स की फॉर्म में होती हैं कम्प्लेक्स रूट्स। तो पहला मेथड कौन सा मैंने बताया था, वो लंबा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए। दूसरा मेथड कौन सा बताया है कि आप ये जो आपको जो 1 माइनस 3 आयोटा दी हुई है तो इसका 1 प्लस 3 आयोटा दूसरी रूट होगी, उन दोनों का सम फाइंड करें। अगर सम फाइंड करें 1 माइनस 3 आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, प्लीज एक चीज याद रखें, जब भी आप इस एमसीक्यू से फायदा उठाना चाहें तो आपके पास कॉपी और कलम जरूर होना चाहिए। तो इस वीडियो को फिर आप रोक रोक के भी देख सकते हो, साथ सॉल्व कर सकते हो, तभी आपको समझ आएगी। अदरवाइज इस तरह देखने का कोई फायदा नहीं है। तो 1 माइनस 3 आयोटा के साथ 1 प्लस 3 आयोटा लिया, इन दोनों को ऐड करें, क्या आंसर आता है जरा बताएं। 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 1 प्लस 3 आयोटा, 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा 2, तो s की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2, तो दरमियान में यहाँ पे क्या चीज आनी चाहिए 2, तो यहाँ पे 2 तो मौजूद है, इसका मतलब है पहली चीज तो ठीक है। अब इसका p फाइंड करते हैं, p से मुराद है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा के साथ 1 प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो 1 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 10, तो p की वैल्यू 10 आती है, जबकि यहाँ पे वैल्यू क्या है 5 है। वैल्यू कितनी आनी चाहिए 5, जबकि 10 है, तो दिस ऑप्शन इज रिजेक्टेड, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, ये वाला आंसर एक्सक्लूड कर दिया। अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, 1 प्लस 2 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस 2 आयोटा, तो उन दोनों का सम करें तो 1 प्लस 1 2, 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा कैंसिल, तो 1 प्लस 1 2 2 दरमियान में मौजूद है। अब 1 प्लस 2 आयोटा को 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 5, 5 आता है। तो p की वैल्यू यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या चीज़ है p है, p की बजाय 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो मैंने आपको मेथड बताया ये सबसे सिंपलेस्ट पड़ता है अगर थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लें। तीसरा मेथड है आंसर टू क्वेश्चन अप्रोच, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। आमतौर पर स्टूडेंट इस मेथड को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करते हैं। आपके 1.3 के लास्ट क्वेश्चंस आपने इसी से सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन ये एमसीक्यू है के लिए ये वाला मेथड जो मैंने आपको बताया है ये करें। आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो पुट आंसर इन प्लेस ऑफ जेड, आप जेड की बजाय एक दफ़ा 1 माइनस 3 आयोटा पुट करें दोनों साइड पे, अगर दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो ये इसकी रूट होगी, अगर नहीं आई तो वो इसकी रूट नहीं होगी। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 पुट करते जाएं, तो इसकी निस्बत ये वाला मेथड थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, तो बहरहाल दोनों से आप कर सकते हो। थर्ड एमसीक्यू इज इफ द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, whose determinant is equal to 0। जब डिटरमिनेंट 0 होगा तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एक को आप उधर नहीं शिफ्ट कर सकोगे, तो जब शिफ्ट नहीं कर सकोगे तो x की वैल्यू नहीं आएगी, जब x की वैल्यू आएगी नहीं आएगी तो इसका मतलब है नो सोल्यूशन। तो ये सिंपल सा एमसीक्यू है, बच्चा बच्चा जानता है, 9th क्लास से आप लोग करते हुए आ रहे हो कि सिंगुलर मैट्रिक्स का सोल्यूशन नहीं होता किसी भी सिस्टम में अगर मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाए तो। Next one, fourth is a square matrix Aij of order n is skew symmetric if Aij is equal to। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये नीचे मैंने लिखी हुई है, इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अब यहाँ पे I क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं J, I रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं J कॉलम को, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आई और जे तो रो और कॉलम तो चेंज होते हैं लेकिन बाहर क्या चीज आती है माइनस भी आते हैं, तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई इज रिक्वायर्ड आंसर। फिफ्थ एमसीक्यू है u इज इक्वल टू 3i माइनस 2j, तो u कैप ये एक शरीफ किस्म का वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो,
और यूनिट वेक्टर की आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो यूनिट वेक्टर की पहचान क्या है? इसने टोपी पहनी होगी, बड़ा ईमानदार किस्म का बंदा होगा, टोपी पहनी होगी, तो ए कैप या ए हैट इसे कहते हैं। तो आपने यू को एज इट इज लिखेंगे, यू को आपने एज इट इज लिखना है। अब यू को जब आपने एज इट इज लिखा, ऊपर 3i माइनस 2j आ गया, और u का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 13। तो ये आपकी रिक्वायर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज द nth term of a geometric sequence is, nth term of geometric sequence is, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। an का आंसर किसके इक्वल है? a1 r is to power n minus 1। हर एक के लिए पेज का रेफरेंस मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, तो या तो आपको हूबहू यही चीज मिल जाएगी, या इससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ द सीरीज 1 plus 1 by 3 plus 1 by 9 plus so on is। अब सीरीज में अगर आप देखें तो नेक्स्ट टर्म बन कैसे रही है? एक छोटे बच्चे से पूछें तो वो भी बताएगा कि 1 के बाद 1/3 आ रहा है, 1/3 के बाद कौन सा आ रहा है? 1/9। 1/9 के बाद क्या आएगा? उससे पूछें तो वो 1/27, 1/3 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। और जब मल्टीप्लाई करने से कोई सीक्वेंस आए तो ऐसे सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। और अगर इसी में प्लस के साइन आ जाए तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज, चूंकि डॉट्स लगे हुए हैं, डॉट्स बहुत से लगे हुए हैं, तो दिस इज इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? इन्फिनिट ज्योमेट्रिक एस इन्फिनिटी a1 over 1 minus r। अब a1 देखें क्या है, पहली टर्म कौन सी है? a1 is equal to 1। r से मुराद मल्टीप्लायर या कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इज 1/3 डिवाइडेड बाय 1, 1/3। और r की वैल्यू चूंकि लेस देन 1 है तो ये फार्मूला लग सकता है। अगर ग्रेटर देन 1 होता तो हम इसका सम नहीं निकाल सकते थे। तो इधर हमने इसका एलसीएम लिया, 3 minus 1, 2/3 नीचे आता है और ऊपर जाके इन्वर्ट हो जाएगा 3/2। 3/2 इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ समेशन जे स्क्वायर, ये 5.1 में आपने समेशन जे स्क्वायर, समेशन जे क्यूब, इनके फार्मूले पढ़े हुए हैं। तो समेशन जे स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला क्या है? तो ये सिंपली फार्मूला है। आपको इधर जे स्क्वायर दिया हुआ है, तो इस पेज पे आप देखें जे का भी मिलेगा आपको फार्मूला, जे क्यूब का भी मिलेगा। तो इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो इसका फार्मूला है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। 9 नंबर एमसीक्यू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो सिंपल सा एमसीक्यू है, सिंपल ही सॉल्व करना है। तो 5 फैक्टोरियल को 5 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, इसमें से 3 2 1 तो कैंसर, 2 इसके साथ कैंसर, 2 5 10, 10 इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखें, cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री। अब स्टूडेंट फौरन कंफ्यूज हो जाता है कि हमने तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, वो 1 होता है, यहाँ पे तो cos स्क्वायर 40 डिग्री है। तो ये याद रखें कि हमारे पास जब भी एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट इस जगह पे मौजूद हो, 40 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 50। 40 का कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? कि जब दो एंगल्स का सम क्या आ जाए? 90 डिग्री। अब ये याद रखें कि cos 90 माइनस थीटा, अगर मैं आपसे कहता हूँ ना cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा? cos 40। cos 40 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? cos 40 की वैल्यू हमारे पास sin 50 के बराबर होती है। याद रखें कि अगर इधर cos लिखा है, इधर आपका दिल चाह रहा है, अब दिल तो कुछ भी चाह सकता है, आपका दिल चाह रहा है कि cos की बजाय sin, तो बेशक आंखें बंद करके cos की बजाय sin लिख दें, लेकिन इसे 90 में से माइनस कर लें। 40 को 90 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो cos स्क्वायर 50 प्लस sin स्क्वायर 50,
cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 हमारे पास आंसर है। बस ये याद रखें कि जब भी साइन को कॉस में कन्वर्ट करना हो, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना हो, तो आपने उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। आप चलें जरा प्रैक्टिस करते हैं। 80 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हाँ, 80 का कॉम्प्लीमेंट 10, 70 का कॉम्प्लीमेंट 20, तो 40 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 50। तो कॉस की वजह जब भी साइन लिखें, कॉस की वजह जब भी साइन लिखें तो इधर उसका कॉम्प्लीमेंट लिख देना है। तो इधर cos 40 इज इक्वल टू साइन 50 डिग्री आ जाता है। बच्चों वाला एमसीक्यू है, ये पेपर से उठा के मैंने दिए थे कि आपको बताऊं कि कितना आसान एमसीक्यू। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल टर्न अप, तो या तो हेड आता है या टेल आती है, या तो चांद तारा आता है या तो वो मस्जिद से आती है उस पे। तो कितने चांसेस होते हैं? हाफ हाफ चांसेस। तो अ कॉइन इज टर्न, तो हेड के चांस कितना होगा? 1/2। टेल का चांस भी कितना होगा? 1/2। तो 1/2 is correct option. Next one is how many odd numbers consisting of 3 digits can be formed from the digits this. अब 4 डिजिट्स है, इससे हमने 3 डिजिट लेके ऑड नंबर्स बनाने हैं। तो ऑड नंबर तो वही होता है जिसका यूनिट, जिसका स्टार्टिंग जो डिजिट हो राइट साइड से अगर स्टार्ट आप कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर ऑड होगा तो ये ऑड नंबर बनेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर 2 आ जाए, 4 या 6 आ जाए, तो ये ऑड नंबर हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए कंपल्सरी है कि 7 को हम इधर लगा के रख दें, इसको हम इधर बिठा देते हैं, कुर्सी से बांध देते हैं, इसे कहते हैं कि तू इधर रह। अब आप इसको इस तरीके से समझो कि ये 4 बंदे हैं, 4 बंदे खड़े हैं, उनमें 7 को हमने इसको रस्सियों से इधर बांध दिए है। ऑड नंबर बनाना है तो इसको हमने रस्सियों से बांध दिए है। अब खड़े बंदे कितने हैं? 2, 4 एंड 6। कौन से हैं? 2, 4 एंड 6। अब इस प्लेस पे अगर जहां पे मैंने 1 लिखा है, फर्स्ट प्लेस पे या तो 2 बैठ सकता है या 4 बैठ सकता है या 6। तो इस जगह को फिल करने के कितने तरीके हैं? इसके 3 तरीके हैं। जब इन तीनों में से कोई एक बैठ जाएगा तो खड़े बंदों की तादाद कितनी रहेगी? 2, 4 और 6। इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो इस प्लेस पे बैठेगा फर्स्ट पे। तो फर्स्ट पे अगर बैठ जाएगा तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए कितने तरीके होंगे? कितने बंदे खड़े रहेंगे? 2। 7 तो पहले से बैठा हुआ है, इन तीनों में से एक बैठ गया इस जगह पे, तो 2 बंदे। तो इस प्लेस को कितने तरीकों से फिल किया जा सकता है? 2। इसको 3, इसको 2। तो जब भी आप किसी काम के 2 हिस्सों में करते हैं तो यहाँ पे आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाते हैं, तो 3 इंटू 2 6। तो इस जगह को 3 तरीकों से, इसको 2 से, तो 3 2 आर 6, टोटल 6 तरीकों से इसको फिल किया जा सकता है। तो 6 अलग अलग नंबर बन सकते हैं, ऑड नंबर्स। नेक्स्ट पे आए। अच्छा, इस बंदे को अगर आप देख रहे हो तो ये मैथ्स का बहुत ही मशहूर बंदा, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है, रेने डिकार्ट। रेने डिकार्ट, ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़रूर इसके बारे में नेट पे भी देखें, इसके बचपन के वाक़यात देखें। ये 1 साल का था तो इसकी वालदा फौत हो गई थी, तो इसके अब्बू ने इसको फिर इसकी ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी के पास भिजवा दिया। तो जब ये 8 साल का हुआ तो इसे हॉस्टल भेज दिया गया। जब हॉस्टल भेज दिया गया तो वहाँ पे ये बीमार ही रहता था, तो इसको उन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई थी। तो इसने हॉस्टल में बैठे बैठे, ये बिस्तर पे लेटा होता था और चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता था, तो इसने एक मक्खी को उड़ते हुए देखा। जब मक्खी को उड़ते हुए देखा तो इसने जहन में सोचा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि इस मक्खी की एग्जैक्ट पोजीशन बताओ तो मैं कैसे बताऊंगा। तो इस तरह सोचते सोचते इसने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इजाद किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कवर किया, दैट इज कार्टेशियन सिस्टम। जिस बच्चे ने मैट्रिक पढ़ी हुई है तो उसने इस लफ्ज का नाम सुना होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। किसने बनाए थे? यही कसूरवार था, इसकी शक्ल पहचान लें। अच्छा, तो रेने डिकार्ट ये फिलोसफर भी था। और मज़े की बात ये बताऊं कि ये जब 22 साल का था, जब ये 22 ईयर्स का था, तो इसने लॉ की डिग्री ली।
और उसके बाद अपने एक टीचर के कहने पे इसने साइंस की तरफ तवज्जो दी, और फिर इसने देख लें इसकी उम्र कितनी है, 1596 से 1650, तो 54 से तो 22 साल तो इसके शुरू में गुजर गए। तो उसके बाद इसने बहुत काम किया, साइंस में बहुत काम किया, ये हर चीज़ पे सोचा करता था, फिजिक्स में भी इसने, ऑप्टिक्स में भी काम किया हुआ है। और तो ये बताने का मकसद ये है, आप किसी कोई भी मैथमेटिशियन का नाम आ जाए आपकी बुक में, किसी भी साइंटिस्ट का नाम आ जाए, तो प्लीज़ अपनी आदत बना लें कि उसके बारे में, नेट का ज़माना है, आप नेट पे जाएं और पूरी हिस्ट्री उसके खंगाल लें। तो नेक्स्ट एमसीक्यू में ये बंदा इन्वॉल्व है। द वर्ड फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लेबनीज, हाइगन्स, ऑयलर, डिकार्ट। तो फंक्शन पे और इन बंदों ने भी काम किया है, लेकिन फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया, तो डिकार्ट। सारे मैथमेटिशियन इस पे मुत्तफिक हैं कि फर्स्ट टाइम इसी बंदे का ये काम है। नेक्स्ट वन हमारे पास, नेक्स्ट एमसीक्यू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज डैश फंक्शन। तो देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एक्चुअली y इज इक्वल टू 0 है। एक x इज इक्वल टू 0 होता है, एक y इज इक्वल, तो y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कौन सा फंक्शन है, इवन है, ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड, बोथ इवन बोथ ऑड। तो इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन आपने 8 चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो एक क्वेश्चन था, तो इवन फंक्शन की पहचान की है कि x की बजाय माइनस एक्स रिप्लेस करें, वही चीज़ आ जाए तो इवन फंक्शन होता है। x की बजाय माइनस एक्स रिप्लेस करें और माइनस बाहर आ जाए तो ऑड फंक्शन होता है, और इन दोनों में से ना आए तो नाइदर इवन नॉर ऑड, और अगर दोनों आ जाए तो बोथ इवन एंड ऑड। तो अब आप ये कंडीशन जरा इस पे लगाएं, x की बजाय माइनस एक्स लगाएं, जरा मेरे साथ साथ रहें, x की बजाय माइनस एक्स लगाएं तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड पे तो x है ही नहीं, तो राइट साइड पे 0 ही रहेगा, f ऑफ माइनस एक्स, लेकिन 0 किसके इक्वल है, f ऑफ x, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। तो ये कंडीशन, तो ये इवन हो गया। अब x की बजाय अगर माइनस एक्स लगाया दें, तो 0 की बजाय अगर मैं माइनस 0 लिखूं तब भी वही चीज़ है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स भी के इक्वल भी आता है, तो ये ऑड भी है। तो दिस इज इवन भी है और ऑड भी, ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, इसमें भी इन पहली दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो बोथ इवन एंड ऑड है। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैंने कई बुक्स पढ़ी हैं, कई वो, तो ये दुनिया में वाहिद फंक्शन है। वैसे तो रिलेशन तो बहुत सारे बनते हैं, इवन और ऑड जो दोनों हों, लेकिन वाहिद फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है। नेक्स्ट, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू डैश। तो साइन पाई माइनस थीटा, तो सबसे पहले आप ये अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले भी आपको कहा हुआ है कि इस पेज पे एलाइड एंगल्स के रूल्स दिए हुए हैं। 180 माइनस थीटा, 180 कहाँ पे आता है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हो तो इधर साइन होगा, तो राइट साइड पे भी साइन ही आएगा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस पे कोई चेंज नहीं आती, नो चेंज, इधर साइन है तो इधर साइन आएगा, इधर कॉस है तो उधर कॉस आएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर आ जाता है। अगर आपको ये रूल समझ ना आया हो तो अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले से एक्सपेंड करें, यू विल गेट दिस आंसर। लेकिन एमसीक्यूज आप डायरेक्ट एलाइड एंगल्स के आपको बहुत सारे फॉर्मूले इस पेज पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो आपके पास 10.3 एक्सरसाइज, 10.3 में ये सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम, ये अगर आप देखें तो 1 2 3 4, अगर इसको राइट लेफ्ट टू राइट पढ़ें तो 4 फार्मूले बनते हैं, अगर राइट टू लेफ्ट पढ़ें तो भी 4, तो ये टोटल 8 फार्मूले हैं। 8 फार्मूले आपको मैंने दिए हुए हैं। तो इसमें C प्लस सी देख लें कहाँ पे है, C प्लस सी 2cc, तो 2cc इसमें देख लें कहाँ पे आ रहा है, 2cc यहाँ पे आ रहा है, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो अगर आप ये
एब्रिएशंस याद कर लें इसकी। आपकी 10.3 एक्सरसाइज टोटली इन एब्रिएशंस की मदद से होती है। तो नेक्स्ट वन इज एवरी ट्राइंगल हैज डैश पार्ट्स। अब एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो आमतौर पे हम यही चीज़ें डिस्कस करते हैं ट्राइंगल में, और तो उसमें कुछ होता नहीं है। तो 3 + 3 6। तो एक ट्राइंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट्स। अच्छा, अब एक और है, अगर कोई भी ट्राइंगल हो उसमें सबसे छोटी साइड, द एंगल ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड इज द स्मॉलेस्ट एंगल एंड एंगल ऑपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज द लार्जेस्ट एंगल। तो इसमें अगर आप देखें B is the smallest angle. Here B is the B is the smallest side, therefore beta is the smallest angle. उसने smallest angle का मांगा है। अगर largest कहता तो इस केस में फिर A का ऑपोजिट अल्फा होता। तो उसने smallest का कहा है तो हमने smallest का उसको दे दिया है। नेक्स्ट वन, ये पेज जानबूझ के ये आपकी बुक के अंदर मौजूद है, डोमेन और रेंज का। तो स्टूडेंट्स को अक्सर मैं ये कहता हूँ कि डोमेन, रेंज, पीरियड, उसके पीरियड के टेबल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके डोमेन, ये देखें 6 एमसीक्यूज इधर से आ गए, 6 एमसीक्यूज इधर, और फिर उसी की वैरायटी आप वो करते जाएं तो बहुत सारे और एमसीक्यूज बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू में कोटेंजेंट एक्स की बात कर रहे हैं। तो कोटेंजेंट एक्स की रेंज क्या है? कोटेंजेंट एक्स की रेंज हमारे पास ऑल रियल नंबर्स, इसका पेज नंबर अगले पेज पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें रेंज ऑफ कोटेंजेंट एक्स। अगर कोटेंजेंट एक्स का ग्राफ देखें, कोटेंजेंट एक ऐसा बैट्समैन है, ये देखें इसकी वाई की वैल्यू, रेंज किसकी वैल्यू कहते हैं? वाई की। तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, जाता जा रहा है, कोई पता नहीं चलता है कहाँ तक जाएगा। तो प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, तो प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये आर के साथ आई सा लिखा हुआ है, इससे ना घबराएं, ये रियल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो आपको पिछला पेज मैंने बताया है वो ज़रूर देखें कि उससे बहुत सारे एमसीक्यूज आपके हो सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से, सिर्फ याद नहीं होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। नाउ साइन पाई माइनस थीटा इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। तो आप 12 चैप्टर में अगर चले जाएं तो इस पेज पे, तो एक ये प्रॉपर्टी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एक ऑड प्रॉपर्टी, और एक अगर आप एंगल के साथ कोई दूसरा एंगल पाई वगैरह ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। तो ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे देखें, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। तो ये यहाँ से आई है, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टीज हर फंक्शन के लिए उधर मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट वन इज सेक्शन बी। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। तो वी हैव टू अटेम्प्ट any 10 questions you have to attempt. पहला क्वेश्चन है, if z1 is equal to minus a minus 3b iota, z2 is equal to 2a minus b iota, then verify that z1 by z2 whole bar is equal to z1 bar by z2 bar. बिल्कुल 9th क्लास से आप लोग करते आ रहे हो कम्प्लेक्स नंबर्स को। 9th में किया था या 10th में? अच्छा मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोगों ने 9th 10th में ये कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े हुए हैं, उधर भी पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। तो z1 बाय z2, सबसे पहले हम क्या करेंगे, छत डालने से पहले दीवारें बनाएंगे। z1 बाय z2 पहले कैलकुलेट करते हैं, z1 बाय z2। अब आपको पता है, आपको कसम दी थी कि जब ये आयोटा नीचे आ जाए तो आपने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो आपने इसके कॉन्जुगेट से 2a माइनस 3b आयोटा है तो 2a प्लस 3b आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। नीचे हमेशा फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का बनता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो आप लोगों को मैं ज्यूम करता हूं कि आती है। तो माइनस 3ab आयोटा माइनस 6ab आयोटा माइनस 9ab आयोटा, तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस 9ab आयोटा प्लस 9b स्क्वायर। प्लस वाले को पहले लिख देते हैं इधर,
तो -2a² + 9b² - 9ab आयोटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ z1 बाय z2। अब z1 बाय z2 का बार चाहिए। बार का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट। तो हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? आयोटा का साइन चेंज कर लिया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने राइट साइड बनानी है। राइट साइड में z1 बार डिवाइडेड बाय z2 बार। z1 बार यहाँ से देखें क्या है? -a - 3b आयोटा का बार क्या होगा? -a + 3b आयोटा। z2 बार मीन्स 2a + 3b आयोटा। तो z1 बार बाय z2 बार। z1 बार अलग से निकाला है, z2 बार अलग से। इन दोनों को वही रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस लिया तो आपके पास वही आंसर आता है। आमतौर पे वही, मतलब ये तो रिजल्ट्स हैं, ये तो गलत नहीं हो सकते। लेकिन पेपर के दौरान अगर आपसे एक साइड बड़ी एहतियात के साथ करें, एक साइड इंतहाई एहतियात के साथ आपको क्वेश्चन की करनी चाहिए। अगर दूसरी साइड गलत भी हो रही हो तो कटिंग ना करें, कटिंग ना करें, और वही आंसर जो पहले आया हुआ है वही इधर भी लिख दें। एग्जाम के दौरान एग्जाम का एक अपना प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से बाज़ औक़ात अच्छे स्टूडेंट भी मिस्टेक कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने ये जो बात मैं बता रहा हूँ इस तरीके से किया, एग्जामिनर को नहीं पता चलता। जो आंसर है उसको हाईलाइट जिस तरीके से मैंने किया हुआ है तो वो करें, तो आमतौर पे स्टूडेंट निकल जाता है। नेक्स्ट वन, फैक्टराइज द पोलिनोमियल p of z z³ + 6z + 20। अब इसको फैक्टराइज करने के 3 तरीके इसके भी हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप ट्रायल मेथड से इसकी वैल्यू कोई एक रूट फाइंड करो या एक फैक्टर फाइंड करो। तो एक तरीका तो वो है, या सिंथेटिक डिवीजन से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं निस्बतन आसान तरीके से इसको कर रहा हूँ। अगर फैक्टराइज होता है तो फैक्टराइज करें। अब यहाँ पे ये देखें, ये z³ है। तो आप एक ऐसा नंबर लें जिसका क्यूब, इस नंबर से एक ऐसा नंबर निकालें। एक तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब 8 होता है। तो 20 में से 8 निकाल लें। 20 में से अगर 8 निकालता हूं तो कितने हो जाएंगे? 12। तो 20 को मैंने 8 + 12 लिख दिया। अब ये क्यों 8 क्यों नहीं निकाला? 8 क्यों नहीं? अगर मैं 1 निकालता, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, इसे फिर 1 + 19 लिखता है। इधर अगर मैं 1 + 19 लिखता तो 6 कॉमन ना आता है, लेकिन 6z + 12 लिखा है तो इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा। तो ये बात समझ आ रही है ना? 20 को आपने क्या लिखा? 8 + 12। 8 इसके साथ लिख दिया है, 12 इसके साथ लिख दिया है। अब 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 का क्यूब, और इन दोनों में से 6 कॉमन आ गया। अब a³ + b³, a³ + b³ a + b, a² + b² - ab। तो a² + b², b² से मुराद है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 - ab, -2 × z -2z। इसको फैक्टराइज किया है इस फार्मूले की मदद से। साइड पे मैंने फार्मूले लिखे हुए हैं, उसको आप अब इन दोनों में से कॉमन z + 2 आ जाता है। तो z² - 2z + 10, z² - 2z + 10, a² - 2ab + b²। तो z² - 2 × z × 1, तो 1 का स्क्वायर मुझे 1 चाहिए, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 9। तो z² - 2z + 1, इसके अब्बा का नाम क्या है? मीन्स ये किस फार्मूले से एक्सपेंड होता है? तो z - 1 होल स्क्वायर, z - 1 होल स्क्वायर। 9 को आप लिख सकते हो, प्लस को आप लिख सकते हो माइनस इंटू -1। एक प्लस को आप क्या लिख सकते हो? माइनस इंटू -1, 9 एज इट इज। तो इस -1 को आप क्या लिख सकते हो? आयोटा स्क्वायर। -1 = आयोटा 3²। तो z - 1, इधर 1 लिखना भूले हुए हैं, बहरहाल मामूली सी मिस्टेक है। तो z - 1 होल स्क्वायर -3 आयोटा होल स्क्वायर। तो एक दफा प्लस होगा, एक दफा माइनस। ये इसके फैक्टर है। इस जगह पे एक 1 लिख दें, ये जहां पे कर्सर में मूव कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, प्रूव दैट इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। कहते किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होगा वो यूनिक होगा। तो सपोज हम जो चीज भी हमने प्रूफ करनी होती है हम उसके ऑपोजिट ले लेते हैं। लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज उसकी इनवर्स एक नहीं है बल्कि 2 इनवर्स है।
ए के कितने इन्वर्स हैं? 2 इन्वर्स हैं। एक को मैं बी कह देता हूं, एक को सी कह देता हूं। तो लेट इन्वर्स ऑफ ए बी नॉट यूनिक, लेट बी एंड सी बी द टू इन्वर्सेस ऑफ ए। अब ए के एक इन्वर्स का नाम क्या है? ए के एक इन्वर्स का नाम बी है, दूसरे इन्वर्स का नाम क्या है? सी। बात मेरी समझ रहे हैं ना? ए के एक इन्वर्स का नाम हमने बी सपोज किया है, दूसरे का नाम सी। अब किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? आइडेंटिटी। किसी मैट्रिक्स को इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, ए को अगर बी से या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी। इसी तरीके से ए का दूसरा इन्वर्स हमने जो सपोज किया है वो सी है, तो ए को सी से मल्टीप्लाई करें, सी को ए से, तब भी आइडेंटिटी। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब हमने ए का सैंडविच बनाना है। क्या करना है? ए का सैंडविच बनाना है। ए को बी और सी के दरमियान में रख दें, इसके जो इन्वर्स सपोज किए हैं उसके दरमियान में आप इसको रख दें। तो बी और सी के दरमियान में मैंने ए को रख दिया। अब आपको पता है कि एसोसिएटिव लॉ, ये LAWH है, ऑलवेज होल्ड इन मैट्रिसेस। तो बी ए सी इज इक्वल टू, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ब्रैकेट चेंज करने वाली। तो पहले बी और ए की फ्रेंडशिप थी, अब ए और सी की फ्रेंडशिप है। तो आपने इधर एसोसिएटिव लॉ इस पे लगा दिया। एसोसिएटिव लॉ मैट्रिसेस हमेशा होल्ड करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन बी ए ऊपर देखें क्या है? आई के। और यहाँ पे ए सी किसके इक्वल है? ए सी इज इक्वल टू आई। तो सी इज इक्वल टू बी आ गया। हमने ए के कितने इन्वर्स सपोज किए थे? 2। लेकिन बाद में हमें पता चला कि इसके 2 इन्वर्स नहीं है बल्कि एक ही इन्वर्स है। वो दोनों इन्वर्स एक्चुअली एक ही हैं, एक ही शख्स के दो नाम हैं। सी इज इक्वल टू बी। तो देयरफॉर इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। नेक्स्ट, अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2.5 एक्सरसाइज में अगर आपने देखा हो तो इसको सॉल्व करने के मैंने कितने मेथड बताए थे? 5 मेथड। वो मैंने साइड पे लिखे भी हुए हैं कि आपको ज़रा याद आ जाए। अब इसमें ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व द सिस्टम। तो सबसे इजी मेथड से कोशिश करेंगे कि हम करेंगे। तो यहाँ पे इसे 5 तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है बाय कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का यूज़ मैंने आपको बताया था एग्जाम के दौरान, आपको चूंकि कैलकुलेटर अलाउड होता है तो कैलकुलेटर से आंसर पहले से निकाल लिया करें। दूसरा क्रेमर रूल, फिर मैट्रिक्स मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो ये पांचों के पांचों मेथड आपको आनी चाहिए। तो अगर पेपर में मेंशन हो कि इस मेथड से करें तो उसी से करना होगा, अदरवाइज हमेशा क्रेमर रूल से कर लिया करें। तो क्रेमर रूल क्या होता है? क्रेमर रूल के लिए ये याद रखें, इस्लाम में कितनी जायज़ है? 4। बस 4 शादियां याद रखें। तो पहली शादी, सबसे पहले आप इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड करो। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है? 1 -1 2 1 -1 2 2 1 -2, और तीसरा है 3 1 1। ये लिया, इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया है। डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आता है ना? फर्स्ट रो से मैंने इसे एक्सपेंड किया, 1 लिया, फिर -1 +1 हो जाएगा, और फिर +2। 1 लिया तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया, 1 -2 1 1। इसी तरीके से -1 को छोड़ा तो 2 3 -2 1। इसी तरह इस 2 को छोड़ा तो 2 1 3 1। इसको एक्सपेंड करें तो आपके पास ए डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाते हैं? 9। नॉट इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट। पहला हमने स्टेप कर लिया। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए का डिटरमिनेंट 0 आता है या नहीं। अब प्लीज अगले स्लाइड्स पे जब हम जाएंगे तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक दफा हमने कॉलम 1 को छुपाना है। किसको छुपाना है? x के वैल्यू के लिए कॉलम 1 को छुपाना है, फिर कॉलम 2 को छुपाना है, फिर कॉलम 3 को। तो a की बजाय मैं आगे a1 लिखूंगा। a1 लिखूंगा तो कॉलम 1 की बजाय आपने 10 - 4 7 लिख देना है। a2 लिखूंगा तो कॉलम 2 की बजाय 10 - 4 7, ये वाले नंबर नहीं लिखेंगे, उसके बजाय ये वाले राइट साइड वाले नंबर। a3 लिखूंगा तो इन तीनों की बजाय आपने 10 - 4 एंड 7। नेक्स्ट में देखें a1 लिखा तो a1 में कॉलम 1 को खाली 10 - 4 7, 10 - 4 7 याद है ना? पीछे देखें, 10 - 4 7, कॉलम 1 की बजाय 10 - 4 7 लिख दिया है। अब और उसे एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है? 18।
इसी तरीके से जब मैं A2 लेता हूँ तो A2 में आप देखें 10 माइनस 4 7 कहाँ पे आ गया, सेकेंड कॉलम में। बाकी उसी तरीके से लिखें, जो ए का लिखा हुआ है, ए के फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं वो लिखें, लास्ट में जो सिर्फ सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर 10 माइनस 4 7। इसी तरह A3 में A3 है तो थर्ड कॉलम को रिप्लेस करें 10 माइनस 4 7। बाकी उसी तरीके से जो ए में लिखे हैं वो लिखें। तो A2 का आंसर -18, A3 का आंसर, एक्सपेंशन अगर आपको नहीं आती तो ये फिर नहीं कर सकते आप। A3 का आंसर हमारे पास 27। तो x किसके इक्वल होता है, A1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, तो 18 बाय 9 2। y की वैल्यू A2 बाय A -2। z की वैल्यू हमारे पास A3 बाय A इज इक्वल टू 3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास ये आ गया, x की वैल्यू ये, y की ये, z की। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ c सो दैट दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब कोप्लेनर वेक्टर्स कब होते हैं, कोप्लेनर्स एक ही प्लेन में कब होते हैं, जब उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाए। a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो a के कोफिशिएंट क्या है, C11, a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो a डॉट बी क्रॉस सी आपको याद है, इसके C11 इधर लिख दिया। दूसरे b के कोफिशिएंट 1C1, ये 1C1, c के कोफिशिएंट 11C, 11C। इसको एक्सपेंड किया, c लिया तो इसको छोड़ दें, c स्क्वायर माइनस 1, c स्क्वायर माइनस 1। जब इसको लिया 1, तो 1 इंटू सी, c माइनस 1। जब इस 1 को लेते हैं तो 1 इंटू 1 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, सी क्यूब माइनस सी प्लस 1 माइनस सी, ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब माइनस सी माइनस सी माइनस सी माइनस 3c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर देखें, ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई है, क्यूबिक इक्वेशन आ गई है तो इसको फैक्टराइज करना है। सी क्यूब, इधर प्लस, इधर -3 है, इधर +2 है, तो इसे भी 3 बना देते हैं। तो इसमें 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 2 की बजाय आप 3 लिखेंगे तो साथ -1 भी करना पड़ेगा। तो सी क्यूब माइनस, इसमें से एक -1 इधर लिख दिया और -3c प्लस 3। तो सी क्यूब -1 -3c प्लस 3, क्यूब का फॉर्मूला भी पीछे मैंने लिखा था, तो a क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसमें से -3 कॉमन, c -1 कॉमन, तो आइदर c -1 इज इक्वल टू 0 और c स्क्वायर प्लस c -2 इज इक्वल टू 0। तो इससे c की वैल्यू 1 आ जाएगी, और इस फैक्टर को लेते हैं c स्क्वायर प्लस c -2, इसकी मिड टर्म को ब्रेक करें, प्लस 2c माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सम और प्रोडक्ट की मेथड से फैक्टराइज किया तो c की दो वैल्यूज आ गई हैं, 1 एंड -2। एक 1 पहले भी आ चुका है, लेकिन दो 1 आ गए हैं। तो जब भी दो वैल्यू सेम आए तो उसे एक ही दफा लिखा जाता है, तो c के ये आंसर है। नेक्स्ट 6 पार्ट है, इफ a इज इक्वल टू दिस b देन फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू। तो यूनिट वेक्टर आपको पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहली चीज ये है कि आपने पहले ये वेक्टर फाइंड करना है। कौन सा वेक्टर, 3a प्लस 2b प्लस 4c। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे को कोई नाम दे देते हैं। फर्स्ट करें d इज इक्वल टू 3a प्लस 2b प्लस 4c। तो 3 इसी तरह a की वैल्यू है, यहाँ से उठा के इस ब्रैकेट में लगा दी, b की बजाय b की वैल्यू लगा दी, c की बजाय c की वैल्यू लगा दी, और इसको कैलकुलेट किया तो 9i प्लस 13j माइनस 13k। अब d को उसके d का मैग्नीट्यूड के लिए किस चीज को भूल जाते हैं, हाँ आवाज नहीं आ रही, हाँ आई जे के को भूल जाते हैं। किसको भूलते हैं, आई जे के को। तो आई जे के को भूल जाएं तो पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, इससे 419 आ गया। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, तो ये तीनों के नीचे लगा दें, ये आपका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट वन इज an is equal to 201 for arithmetic sequence 5 9 13 up, find n। तो अब यहाँ पे देखें, a1 क्या है, 5 है, a2 क्या है, 9 है, तो डिफरेंस किसके इक्वल हो गया, अरिथमेटिक है ना, तो d फाइंड करते हैं, तो 9 माइनस 5 4।
अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने an की वैल्यू उसने दी हुई है 201, देखें 201 लगा दिया। a1 की वैल्यू है 5, n हमने फाइंड करना है तो n माइनस 1, d की वैल्यू है 4। 5 को उधर ले जाएं, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4n माइनस 4 तो 4n प्लस 1 हो जाएगा। 4n प्लस 1 इज इक्वल टू 201, 1 को उधर ले जाएं तो 201 माइनस 1 200, 4n इज इक्वल टू 200, तो n इज इक्वल टू 200 बाई 4 इज इक्वल टू 50। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, इफ द थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 5 एंड सिक्स टर्म, पिछली अरिथमेटिक थी, ये ज्योमेट्रिक आ गई है, चैप्टर 4 चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखें ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला मैंने इधर लिखा तो नहीं है, लेकिन ए एन इज इक्वल टू, हाँ, a1 r इज टू पावर n माइनस 1। तो a3 किसके इक्वल हो जाएगा? a1 r इज टू पावर 3 माइनस 1। यहाँ पे a6 है तो a1 r इज टू पावर 6 माइनस 1। तो a1 r इज टू पावर 3 माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा? a1 r स्क्वेयर इज इक्वल टू 5। और इस चीज को अगर मैं लिखूं इस जगह पे, तो a1 r इज टू पावर 6 माइनस 1, a1 r इज टू पावर 5 इज इक्वल टू माइनस 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप क्या करते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप r की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों को डिवाइड कर दें। तो अगर डिवाइडिंग द इक्वेशन 2 बाय 1, अगर इसको इससे डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? a1 r पावर 5 a1 r स्क्वायर माइनस 40 बाय 5, तो r क्यूब रह जाएगा, a1 a1 से कैंसिल, r5 बाय r स्क्वायर r क्यूब आ जाता है, इससे माइनस 8, तो r क्यूब को माइनस 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो r इज इक्वल टू माइनस 2। r की ये वैल्यू इधर पुट कर दें, इधर जुबानी पुट करें, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो a1 इज इक्वल टू a1 इंटू 4 इज इक्वल टू 5, तो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 5 बाय 4 बाय इक्वेशन 1। लेकिन हमें क्या चीज चाहिए? हमें a8 चाहिए। a8 क्या होगा? a1 r इज टू पावर 8 माइनस 1, तो a1 की वैल्यू है 5 बाय 4, r की वैल्यू है माइनस 2 पावर 7। इसको माइनस 2 पावर 7 128 आता है, वो 4 से कैंसिल होके इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 160। कैलकुलेटर तो अलाउड है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कन्वर्ट 2.34 बार टू द कॉमन फ्रैक्शन। अब देखें बार कहाँ पे लगा हुआ है? बार 4 के ऊपर लगा हुआ है। किस पे लगा हुआ है? 4 पे लगा हुआ है। तो इसी को आप लिख सकते हो 2.3 अलग लिख दिया और ये 3 की जगह खाली है, तो 0.04 बार, 0.04 बार। तो 2.3 को डेसिमल खत्म करना है तो 23 बाय डेसिमल की वजह 1 लगा, और कितने डिजिट्स हैं? एक है तो 0 लग गया, तो 23 बाय 10। और इसको आप क्या लिख सकते हो? 0.04। किस चीज पे बार है? 4 पे, तो ये बार बार आएगा। क्या आएगा? बार बार आएगा। तो इसी को आप लिख सकते हो 0.04, फिर 2 डिजिट्स लिखे हैं तो अगले में 3 लिखेंगे 0.004, अगले में इधर 3 लिख चुके हैं तो अगले में 3 जीरो छोड़ के और एक और 4 लिख देंगे, एंड सो ऑन। लेकिन ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला a1 ओवर 1 माइनस r, a1 की वैल्यू है 0.04, r की वैल्यू इसको इससे डिवाइड करें तो 0.1 आती है, तो 0.04 1 माइनस 0.1, इसमें वैल्यूज खाली पुट की हैं तो 0.04 0.99 आते हैं। 1 पॉइंट, अच्छा, तो 1 माइनस 0.1 कितना होता है? 0.9 आता है। हाँ, 0.99 नहीं आता, 0.9 आता है। अब डेसिमल को ऊपर नीचे खत्म करना है तो 0.04 बाय 0.9 है, तो नीचे 100 लगाना पड़ेगा, ऊपर 10 लगाना पड़ेगा, तो एक 10 कटेगा तो 4 बाय 90 आ जाता है। इन दोनों का एलसीएम ले लें तो 90 एलसीएम आ जाएगा, और 9 इससे मल्टीप्लाई होके और उसमें 4 ऐड करें तो 211 बाय 40। एक तरीका तो ये है, ये तो पूरा सोल्यूशन मेथड है। इसी का शॉर्ट कट टेक्निक में आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आपको। तो ये पिछला क्वेश्चन भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं। एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो कैसे? तो एमसीक्यूज में आ जाए तो आप इसका बार हटा दो। क्या चीज हटा दो? बार। तो 1 2 3 4 इसी तरह
अब कितने में छत नहीं थी, बार किसने पे नहीं था, 2 पे, तो जो भी इधर नंबर हो इसमें से माइनस करें। अब बताएं कितने में बार था, 2 पे, तो 2 9 लगा दें। कितने में बार नहीं था, 2 पे, तो 2 0। जितने में बार ना हो उतने 0, जितने में बार हो उतने 9। अगर 3 नंबर्स पे बार होता, 3 डिजिट्स पे, तो 3 दफा 9 आता। तो ये आपके पास, इसको इससे डिवाइड करें, यही चीज आती है, हूबहू यही चीज आएगी। नेक्स्ट वन, पिछला यही था ना, 10 नंबर। अब देखें, ये है, आपको ये 3 फार्मूले 5.1 में मिलेंगे। मैंने एहतियातन इधर साइड पे लिख दिए हैं। समीशन के स्क्वायर, उधर जे की फॉर्म में जे लिखा हो, के लिखा हो, इसको के को डमी इंडेक्स कहते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इनका सम फाइंड करना है एन टर्म्स तक। तो इसी को आप लिख सकते हो, ये देखें पहले वाली टर्म एन स्क्वायर 2 एन स्क्वायर, फिर इधर 3 एन स्क्वायर आ जाएगा, इधर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर 2 एन स्क्वायर 3 एन स्क्वायर। अब सेकेंड टर्म में देखें माइनस माइनस आ रहा है, तो माइनस इससे 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 ये माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम 1 स्क्वायर की बजाय मैं 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क। 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर 3 क्यूब हो जाएगा, n इंटू एन स्क्वायर n क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास समीशन आ गई है, समीशन के क्यूब। समीशन के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर एन प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इस पूरे के पूरे को देखें तो इसमें से एन स्क्वायर कॉमन आता है, अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। ये समीशन n की यानी समीशन k की बराबर आ गया है। तो इसकी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसकी बजाय इसका फॉर्मूला लगा दिया, इसकी बजाय इसका फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 दोनों में आता है, नहीं एक में आता है, एक में नहीं आता। तो इसमें से आपने 4 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2 रह जाएगा, 2n स्क्वायर रह जाएगा। हाँ बिल्कुल, 2n स्क्वायर, ये तो n 4 तो बाहर आ गया, n इंटू एन प्लस 1 रह गया है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करें तो n स्क्वायर या n प्लस 1 होल स्क्वायर है। इन दोनों में से n स्क्वायर कॉमन आया है, इन दोनों में से हमने n स्क्वायर कॉमन लिया है, बाकी को कैलकुलेट कर लिया। बाकी को आपने कैलकुलेट कैसे किया है, n स्क्वायर, ये 2 एलसीएम वाला, इसे मल्टी 2n स्क्वायर प्लस 2 n आ जाएगा, ठीक है, माइनस इसको आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले से, नहीं, इसको आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, तो बाहर माइनस था तो उसका साइन चेंज हो जाएंगे। अब इनमें से ये प्लस 2n और माइनस 2n कैंसिल, 2n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप कलम उठाएं तो ये होती जाती है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और मैथ्स वाले बंदे वैसे भी नहीं घबराते, तगड़े बंदे होते हैं। नेक्स्ट, one diagonal of a parallelogram is 20 centimeter long and at one end forms angles 20 degree 40 degree with the sides of parallelogram. Find the length of the sides. तो ये एक पैराग्राम की बात कर रहे हैं, एक पैराग्राम की कहानी सुना रहे हैं हमें कि उसकी डायगोनल कितनी है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये साइड्स के साथ, एक साइड ये है एक साइड ये है, इसके साथ जो एंगल बन रहे हैं एक 20 डिग्री है और एक 40 डिग्री है। सपोज ये एंगल 20 है, ये 40 है, तो आपको पता है कि पैरेलल साइड्स में अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, अगर इधर 20 है तो इधर भी 20 होगा। अच्छा, इधर अगर 40 है तो इधर भी 40 होगा। तो हमने इसकी साइड्स फाइंड करनी है, लेकिन आपको पता है ट्रायंगल पैराग्राम की साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड इसके इक्वल आएगी और ये साइड इसके इक्वल आएगी। तो हम पहले ए बी फाइंड कर, ए बी और ए। तो इसमें ये देखें, दो एंगल्स हमें पता है, ये तीसरा एंगल नहीं पता।
तो आपको पता है कि ए के ऑपोजिट एंगल अल्फा होता है, सी के ऑपोजिट गैमा, बी के ऑपोजिट कौन सा होगा, बीटा। तो बीटा हमें नहीं पता, तो एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री है, तो इसी रिलेशन में हमने वैल्यूज पुट की और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। हमने इस ट्राइंगल को कंसिडर किया है, ए बी सी को कंसिडर किया है। अब आपको ये पता है, बी मालूम है, तीनों एंगल्स मालूम है, हमें ए और सी साइड चाहिए। तो ये साइड करने के लिए हमारे पास, देखें, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपने अल्फा मालूम है, बीटा मालूम है, टोटल 6 बंदे हैं, इनमें से 4 आंखों वाले हैं जबकि 2 अंधे हैं। कितने हैं अंधे, कितने हैं, 2 हैं, 2 अननोन हैं। तो ए और सी इन दोनों को नजर नहीं आता। तो अब नीचे लिखा हुआ है लॉ ऑफ साइंस, इसमें कितनी इक्वेशंस हैं, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू ए। 3 इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन आपने यूज करनी है। तो ए के साथ सपोज मैं अगर सी को लेता हूं, तो ए भी अंधा, सी भी अंधा, तो दोनों अंधे एक दूसरे को क्या रास्ता दिखाएंगे। तो कोशिश ये करें कि अंधा एक होना चाहिए, बाकी आंखों वाले। तो ए के साथ हम क्या लेंगे, बी, एक दफा ए के साथ बी लेंगे, एक दफा ए के साथ सी लेंगे। ये आगे क्यों चला गया, अच्छा 1 मिनट पीछे लेके आते हैं जी। तो ए के साथ आपने क्या लिया है, बी, ए ओवर साइन अल्फा, बी बाय साइन बीटा। तो ए ओवर साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 40 डिग्री, एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा 40 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 120 डिग्री। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर दी, तो वैल्यूज पुट करने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और कैलकुलेट करें, तो ए की वैल्यू 14.84। ये देखें कैलकुलेशन आगे मैंने नहीं की हुई, कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, उससे आप कैलकुलेट कर लो। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, लॉ ऑफ साइन दोबारा लगाते हैं, एक दफा ए के साथ बी लिया है, एक दफा बी के साथ सी, तो सी बाय साइन गैमा, बी बाय साइन बीटा, इसमें वैल्यूज पुट करें, साइन गैमा की वैल्यू और 0.866 आती है, साइन बीटा की वैल्यू ये है, और वैल्यूज पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेंथ ऑफ द साइड्स आर दिस एंड दिस। नेक्स्ट वन इज, if x is nearly equal to unity then show that this is equal to this। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट थोड़ा सा अपने जहन में क्लियर रखें कि दिस नंबर इज नियरली इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि ये इसमें और इसमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 पॉइंट, ये देखा 7 दफा 0 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है, तो 1.00001 को 1 प्लस 0.00001 लिख सकता हूँ। तो अगर किसी के पास 1 तोले सोना है और किसी के पास 1 पॉइंट इतने तोले सोना है, तो दोनों तकरीबन इक्वल ही होंगे, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे लेकिन अप्रॉक्सीमेटली। तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, ये छोटा सा डिफरेंस है। तो जब भी कोई चीज, ये नंबर इस नंबर के नियरली इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें कोई चीज ऐड करें या इसमें कोई चीज 1 में कोई चीज सब्ट्रैक्ट करें तो वो आना चाहिए। तो सिंस x इज नियरली इक्वल, तो x को आप लिख सकते हो 1 प्लस समथिंग या 1 माइनस समथिंग, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल। h यहाँ पे इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता है कि कोई नंबर बहुत छोटा हो तो उसका स्क्वायर, क्यूब वगैरह और भी ज्यादा छोटा हो जाता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है पी एक्स पावर पी माइनस क्यू एक्स रेज़ टू पावर क्यू। पी एक्स पावर पी की बजाय पी की वैल्यू एक्स की बजाय एक्स की वैल्यू 1 प्लस एच पावर पी माइनस क्यू इंटू 1 प्लस एच रेज़ टू पावर क्यू। हम बायनॉमियल सीरीज लगा देते हैं, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर एन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस, चूंकि स्क्वायर वाले को निगलेक्ट करना है तो प्लस निगलेक्टेड टर्म्स, 1 प्लस पी एच, पी नीचे आएगा, पी एच प्लस निगलेक्टेड टर्म, इसमें 1 प्लस क्यू एच प्लस निगलेक्टेड टर्म्स। अब p इंटू 1 प्लस पी एच माइनस क्यू इंटू 1 प्लस क्यू एच, तो p को अंदर मल्टीप्लाई करें, p प्लस पी स्क्वायर एच माइनस क्यू स्क्वायर एच। तो इनको इन दोनों में से
क्या चीज़ कॉमन आ जाती है, p माइनस क्यू को मैंने साथ लिख दिया इन दोनों को, और इन दोनों में से h कॉमन ले लेते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एच। इसको फैक्टराइज करें तो p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, और p माइनस क्यू दोनों में से कॉमन आ जाएंगे। कॉमन आने के बाद इसको बाहर लिख दिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। बात समझ आ रही है ना? अब नेक्स्ट राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड जरा देखें, राइट हैंड साइड क्या था, p माइनस क्यू इंटू एक्स रेज टू पावर p प्लस क्यू, लेकिन x किसके इक्वल है, 1 प्लस एच के। तो हम क्या करते हैं, x की बजाय आपने क्या लिख दिए है, 1 प्लस, अच्छा x की बजाय x की वैल्यू लगा दी 1 प्लस एच पावर p प्लस क्यू, x की वैल्यू 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एक्स पावर n क्या होता है, n नीचे आ जाता है, तो 1 प्लस n से मुराद यहाँ पे p प्लस q है, तो 1 प्लस v प्लस क्यू इंटू एच प्लस निगलेक्टेड टर्म्स। तो इसको तो छोड़ दें, ये तो हमने इग्नोर करनी है। तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट वन, मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन, साइकिल्स खड़ी हों या डोमिनोज खड़े हों, ये हो, तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होते हैं जरा बताएं। पहला स्टेप क्या होता है, फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 कि पहला डोमिनो गिरेगा, इसको आप धक्का दें तो पहला गिरेगा, उसी के साथ बहुत सारे खड़े हुए हैं। n इज इक्वल टू, इंडक्शन में पहला स्टेप n इज इक्वल टू 1, आपने जिंदगी में पहला स्टेप कोई ना कोई तो लेना होता है ना, उसे n इज इक्वल टू 1 कहते हैं। तो हमने ये प्रूफ करना है 2 पावर n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 इसको चेक करते हैं इस स्टेटमेंट को, तो 2 रेज टू पावर 1 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड हमारे पास ये है, फर्ज करें 10वां नंबर डोमिनो गिरा, तो उस 10वें को हम k कह देते हैं, लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो n की बजाय k पुट कर, ये सपोजिशन है, ये सपोजिशन है कि इसके लिए ट्रू है, तो जहां पे n आएगा वहां पे क्या पुट कर देंगे, k। तो 2 पावर k इज ग्रेटर देन k, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे इस जगह पे k प्लस 1 बनाना है, इस जगह पे n की बजाय क्या बनाना है, k प्लस 1। तो k प्लस 1 कैसे बनेगा, जब इससे 2 मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ये ज्यादा बेहतर उस वक्त समझ आता है जब बंदा सॉल्व कर रहा होता है, तो बहुत सारी चीजें हम जुबानी समझ नहीं आती, लेकिन बहरहाल इसे 2 पावर k प्लस 1 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया उधर भी, तो इधर क्या हो जाएगा 2k, और इधर आ जाएगा 2 पावर k प्लस 1, लेकिन 2k को आप लिख सकते हो k प्लस k, लेकिन मुझे तो यहाँ पे n के बजाय क्या लाना है, k प्लस 1 लाना है, तो k प्लस k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। अगर इससे छोटी वैल्यू इधर कोई लिखूं उससे कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो 2 रेज टू पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k प्लस 1। तो इधर भी k प्लस 1 की बजाय क्या चीज आ गई, n, इस k प्लस 1 की बजाय यहाँ पे देखें n, या n की बजाय k प्लस 1 आ गया है, तो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो मैथमेटिकल इंडक्शन ये होता है कि लेफ्ट साइड पे भी आपने k प्लस 1 लाना होता है, राइट साइड पे भी k प्लस 1 लाना होता है। नेक्स्ट वन, सेक्शन सी। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। टोटल 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं। तो सेक्शन क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है, cos क्यूब माइनस साइन क्यूब डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिखा, इधर फार्मूला लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो cos थीटा, ए की बजाय cos थीटा है, बी की बजाय साइन थीटा है, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos थीटा साइन थीटा। cos थीटा साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, 2 दफा मैंने फार्मूला लिख दिए, इधर भी लिख दिया इधर भी लिख दिया, बहरहाल कोई बुरी बात नहीं है। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा, और साइन थीटा cos थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा हमारा आंसर आ गया है। लेकिन हम राइट साइड देखी तो वो तो ये नहीं थी,
उसमें नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो वो 2 लाने के लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी। क्यों? क्योंकि इधर राइट साइड पे 2 आ रहा है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 + 2 sin थीटा cos थीटा, लेकिन 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल होता है? हाँ बोले, sin 2 थीटा। तो 2 + sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू राइट। इस जगह पे आके अगर आपको समझ ना आए तो बस राइट हैंड साइड लिख दिया करें, आसान तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट वन इंटीजर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 3 अप टू 50। आपके पास एक बॉक्स में पर्चियां पड़ी हैं 1 से लेके 50 तक। अब वो ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चोजन नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और बाय 8। तो आप आंखें बंद करके एक पर्ची निकालते हैं, तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो वो 6 के टेबल में आता हो नंबर या 8 के टेबल, 1 से लेके 50 तक। तो s इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 50। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं, 50। तो लेट a इज इक्वल टू नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो 6 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो कौन से हैं 50 तक, तो 6 12 18, पता है ना, मेरे छोटे बच्चे को भी पता है। तो ये 6 के टेबल में ये नंबर आते हैं। बी कौन सा है, 8 के टेबल में, तो 8 के 8 16 24 240 और 48 इसके बाद वाले। अब इन दोनों में ए और बी में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी 24 और 18। अब बताएं ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/50। बी में कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6/50। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन 2/50। लेकिन उसने कहा है कि या तो 6 से डिविजिबल हो या 8 से, दरमियान में कौन सा है, और क्या है, और यूनियन के लिए आता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। लेकिन आपको पता है लास्ट प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज में कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वैल्यूज पुट करें, आसान से 8 + 6 - 2, तो इससे 12/50 या 6/25 आ जाएगा। नेक्स्ट वन, अच्छा 11.7 एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बशर्ते कि करेक्टर आपको बताऊं, 1 और R1 R2 R3 और R। तो ये क्या है, R1 हमारे पास, R1 R2 R3 स्क्राइब रेडियाई कहलाते हैं, और इन रेडियस, स्क्राइब रेडियस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला ये होते हैं। एहतियातन मैंने वैसे ये भी लिख दिया है, कैपिटल R का सर्कम रेडियस का फॉर्मूला भी लिख दिया है कि आप ज़रा रिकॉल कर लें। तो इसमें हमारे पास R1 R2 R3 की वैल्यूज इधर लगा दी, वैल्यूज लगाने ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर जाने के बाद s + s + s 3s आ जाएगा, 3s - a - b - c, डेल्टा तो एलसीएम आ जाता है। तो 3s - a + b + c किसके इक्वल होता है, 2s। तो 3s - 2s इज इक्वल टू s आ जाएगा s/डेल्टा। अब s/डेल्टा को मैं लिख सकता हूँ 1/डेल्टा/s। 5/3 को मैं लिख सकता हूँ 5/3 को 1/3/5, तो इसे 1/डेल्टा/s या 1/r, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, पास्कल ट्राइंगल, पास्कल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के साथ जरा खेलें। a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मैट्रिक के स्टूडेंट को तो फौरन पता होता है, a² + 2ab + b², a² + 2ab + b², तो उसके कोएफिशिएंट क्या है, 1 2 1। अगर a + b होल क्यूब हो गए तो उसके कोएफिशिएंट 1 3 3 1 होंगे। अगर पावर 7 होगी तो 1 7 21 35 ये वाले नंबर्स होंगे। तो ये एहतियातन ऐसे ही लिख दिया मैंने कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है। एक्सपेंड x - 1/x⁻⁷। तो बाइनोमियल थ्योरम से हम इसे एक्सपेंड करते हैं, तो पावर 7 है तो कितनी टर्म्स आएंगी, 8। जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म आती है। तो 7 से 0 से शुरू किया और 7 से 7 तक हम गए। a की पावर, a से मुराद x है, b से मुराद 1/x, x पावर 7, x पावर
7 माइनस 1 6 और b से मुराद 1/x। चूंकि दरमियान में माइनस है तो अल्टरनेट साइन आएंगे, प्लस माइनस आएंगे। इनकी वैल्यूज कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं और पीछे जो पास्कल ट्रायंगल है उससे भी मालूम करके इधर डायरेक्टली लिख सकते हैं। 7 से 0 का आंसर कितना है 1, 7 से 1 का आंसर 7, 7 से 2 का आंसर 21, 7 से 3, 7 कॉम्बिनेशन 3 का आंसर हमारे पास 35 एंड सो ऑन। तो ये बाइनोमियल थ्योरम के जरिए हमने इसे एक्सपेंड, ये पास्कल ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी और रिवर्स मेथड से भी। A company has 7 senior and 5 junior officers. In how many ways can a 4-officer committee can be formed so that it is composed of 3 senior officers and 1 junior officer? अब देखें, आपके पास 7 सीनियर हैं और 5 जूनियर ऑफिसर्स हैं। तो आपने एक कमेटी बनानी है। कितने बंदों की कमेटी बनानी है? अब अच्छा, इन हाउ मेनी वेज कैन ए 4-ऑफिसर कमेटी बनानी है। तो उसमें से वो कहता है 3 सीनियर लेने हैं। तो सीनियर की टोटल तादाद कितनी है 7। तो 7 में से 3, 7 सीनियर में से 3 सीनियर चूज करने हैं। ये सी का बटन जो होता है ना, ये सी जो होता है ये चूज के लिए होता है, सिलेक्ट करने के लिए होता है। तो 7 में से 3 को सिलेक्ट करना है। जब ये काम हो जाए तो फिर 5 में से 1 को सिलेक्ट करना है। तो when 3 seniors and 1 junior officers are on the committee, then senior officers can be selected in this 7 choose 3 ways and junior officers can be selected in 5 choose 1 way। तो आपको पता है कि अगर ये काम हिस्सों में किया जाए तो कौन सा प्रिंसिपल लगता है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वो मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, आप रीड कर सकते हो। तो इनकी वैल्यूज लगाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि काम के अपने हिस्से किए, जब भी हिस्से करेंगे तो उसमें फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगता है। तो ये 175 आंसर आता है। कैलकुलेटर जिंदाबाद। अच्छा, नेक्स्ट वन, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, इसका फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा बच्चा जानता है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर तो इस पे भी आ गया, इस पे भी, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब राइट साइड पे देखें, कॉस स्क्वायर बीटा मौजूद है। क्या चीज मौजूद है? कॉस स्क्वायर बीटा, लेकिन साइन स्क्वायर अल्फा नहीं है। इसी तरीके से राइट साइड पे देखें, कॉस स्क्वायर अल्फा मौजूद है, साइन स्क्वायर बीटा मौजूद नहीं है। तो ना तो ये मौजूद है साइन स्क्वायर अल्फा, ना साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर अल्फा आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, वो इसकी वैल्यू इधर पुट कर दें। साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा होता है, उसकी वैल्यू इधर पुट कर दें। पुट करने के बाद अंदर मल्टीप्लाई करें, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल, राइट साइड ऑब्टेन हो जाती है। नेक्स्ट वन इज टेंजेंट 2 टेंजेंट इनवर्स a इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2a बाय 1 माइनस a स्क्वायर। तो आपको पता है कि टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b, टेंजेंट इनवर्स a प्लस b और 1 माइनस a भी है। लेकिन मुझे, हम अगर b की बजाय मैं इधर a पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स a। इधर भी b की बजाय a पुट कर दें, इधर भी a पुट कर दें, तो टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स a 2 टेंजेंट इनवर्स a हो जाएगा ये चीज, और इधर a प्लस a 2a और 1 माइनस a इंटू a स्क्वायर। तो अगर आपको ये फॉर्मूला आता है और उसमें b की बजाय a पुट कर दें तो आपके पास स्ट्रेट अवे ये रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 2। -1 2 का मतलब क्या है? -1 प्लस 2 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 क्या होगा? 1/5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 2 1/-1 2। तो इसे -1 प्लस 2 आयोटा, इसको रेशनलाइज किया
कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो इससे -1 -2 आयोटा नीचे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला, तो 1 + 4 नीचे आ जाता है 5, तो -1 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 -1/5, और इसको जल्दी है ख़त्म होने की, -2/5 आयोटा। तो आप इन्वर्स में देखें कि पहला उसी तरह रहता है जबकि सेकंड का साइन चेंज होता है। ये एमसीक्यूज के लिए मैंने आपको मेथड लिख दिया है। ए इसी तरह रहता है जबकि बी का साइन चेंज होता है और नीचे a² + b²। अगर एमसीक्यू में आए तो आप इस फॉर्मूले से करें, अदरवाइज इस तरीके से। एक और तरीके से भी हो सकता है लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। थैंक यू जी।